प्रिय छात्रों, आज हम सीबीएसई बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्य पुस्तक कक्षा 12 के लिए आरोह भाग 2 का अध्ययन करेंगे। इसमें गद्य भाग के अंतर्गत पाठ संख्या 14 में पहलवान की ढोलक पाठ का अध्ययन करेंगे। उसके पहले लेखक का परिचय हम प्राप्त करेंगे। लेखक का परिचय इस प्रकार है। जीवन परिचय। हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च सन 1921 को बिहार के पूर्णिया ज़िले में अब अररिया के औराही हिंगना में हुआ था। आंचलिक उपन्यासकार थे ये, और फणीश्वर नाथ रेणु आंचलिक उपन्यास में इनका मैला अचल उपन्यास बहुत ही प्रसिद्ध है। बहुत से पाठकों ने इसे पढ़ा है और आज भी इसे बहुत से पाठक पढ़ते हैं। आंचलिक का अर्थ होता है कोई क्षेत्रीय, किसी जगह के विशेष के परिदृश्य, वहाँ के वातावरण, वहाँ के लोगों के, वहाँ के जनजीवन, वहाँ की सामाजिक स्थितियों के विशेष संदर्भ में लिखा गया उपन्यास, उसे हम आंचलिक उपन्यास कहते हैं। जैसे बिहार ज़िले का कोई छोटा सा गांव हो, या फिर पूरे बिहार ज़िले में कोई एक ऐसा ज़िला हो या एक ऐसा जगह हो जहां पर कोई विशेष सामाजिक स्थिति या परिस्थिति के लोग रहते हैं, उन पर लिखा गया उपन्यास आंचलिक उपन्यास कहलाता है। कथाकार जो कहानियाँ लिखते हैं उन्हें कथाकार कहा जाता है। फणीश्वर नाथ रेणु ने 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। 1942 में जो महात्मा गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उसमें इन्होंने भी भाग लिया था, और सन 1950 में नेपाली जनता को राजशाही दमन से मुक्ति दिलाने के लिए भरपूर योगदान दिया। नेपाल में राज सत्ता थी और दमनकारी थी। चूँकि बिहार और नेपाल भौगोलिक स्थिति से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, राजनीतिक स्थिति से भले ही एक दूसरे से अलग हों, पर अगर भौगोलिक स्थिति को देखा जाए तो बिहार और के कुछ जो सीमावर्ती ज़िले हैं और नेपाल के, वहाँ की बोली भाषा, वेशभूषा, वहाँ के रीति रिवाज काफ़ी आपस में मिलते हैं। तो फणीश्वर नाथ रेणु जी ने भी नेपाल के राज्य सत्ता के विरुद्ध वहाँ की जनता को बल प्रदान किया। वहाँ के राज सत्ता के विरोध में बहुत सारे लेख लिखे इन्होंने, और राजशाही दमन के खिलाफ उन्हें जनता को मुक्ति दिलाने के लिए भरपूर योगदान दिया। इनकी साहित्य साधना व राष्ट्रीय भावना को मद्देनज़र रखते हुए भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया। 11 अप्रैल सन 1977 को पटना में इनका देहावसान हो गया, यानी मृत्यु हो गई। देखिए, कवि ये एक साहित्यकार थे, पर इनके अंदर साहित्य साधना के साथ साथ राष्ट्रीय भावना भी थी। तभी तो ये भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए थे, और केवल अपने ही राष्ट्र के प्रति नहीं, ये दूसरे राष्ट्र के जनता के प्रति होने वाले दमन के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले एक ऐसे साहित्यकार रहे हैं, और इन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। रचनाएं। हिंदी कथा साहित्य में रेणु का प्रमुख स्थान है। इनकी रचनाएं निम्नलिखित है। उपन्यास मैला अचल, परती परिकथा, दीर्घ तपा, कितने चौराहे, कहानी संग्रह ठुमरी, अगिनखोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहरी की धूप, संस्मरण जो याद करके लिखा जाता है, ऋण जल, धन जल, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्व, रिपोर्तार्ज एक रिपोर्ट होता है, नेपाली क्रांति की कथा पर इन्होंने एक रिपोर्ट लिखा, रिपोर्तार्ज। इनकी तमाम रचनाएं 5 खंडों में रेणु रचनावली के नाम से प्रकाशित है। जब आप इन पर अध्ययन करेंगे आगे की कक्षाओं में, तो आप रेणु की रचनावली पुस्तक का अध्ययन कर सकते हैं। बहुत सारे पुस्तकालयों में, विश्वविद्यालयों में उपलब्ध होगा आपको। साहित्यिक विशेषताएं। हिंदी साहित्य में फणीश्वर नाथ रेणु आंचलिक साहित्यकार के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। इनके जो आंचलिकता वाले उपन्यास थे वो बहुत ही मार्मिक, बहुत ही सहजग, बहुत ही सामाजिक उपन्यास रहे हैं।
इन्होंने विभिन्न राजनीतिक व सामाजिक आंदोलन में भी सक्रिय भागीदारी की है। इनकी ये भागीदारी एक ओर देश के निर्माण में सक्रिय रही है तो दूसरी ओर रचनात्मक साहित्य को नया तेवर देने में सहायक रही है। सन 1954 ईस्वी में इनका उपन्यास मैला आंचल प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास ने हिंदी साहित्य में उपन्यास विधा को नई दिशा दी। हिंदी जगत में आंचलिक उपन्यास पर विमर्श मैला आंचल से ही प्रारंभ हुआ। जब किसी भी उपन्यास में, हिंदी आंचलिक उपन्यास में अगर कोई विमर्श हुआ, कोई बातचीत हुई, लोगों ने उस पर आलोचनाएं टिप्पणियां की, तो मैला आंचल का नाम सर्वोपरि है। आंचलिकता की इस अवधारणा ने उपन्यास और कथा साहित्य में गांव की भाषा, संस्कृति, वहाँ के लोक जीवन को केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया। लोकगीत, लोकोक्ति, लोक संस्कृति, लोक भाषा और एवं लोक नायक की इस अवधारणा ने भारी भरकम चीज़ एवं नायक की जगह अंचल को ही नायक बनाया। उनकी रचनाओं में अंचल कच्चे और अनगढ़ रूप में ही आता है, इसलिए उनका ये अंचल एक तरफ सस्य श्यामल है तो दूसरी ओर धूल भरा है, मैला भी है। आज़ादी मिलने के बाद भारत में जब सारा विकास शहरों में केंद्रित होता जा रहा था तो ऐसे में रेणु ने अंचल की समस्याओं को अपने साहित्य में स्थान दिया। जब हम आज़ाद हुए, हमारी आधुनिकता हमारे स्वयं के कार्य पर निश्चित हो गई, तो बहुत सारे ऐसे ग्रामीण परिवेश वाले ग्रामीण लोग, जनजीवन के लोग, व्यक्ति थे जिनकी ओर बहुत ही कम ध्यान दिया गया। शहरों का विकास अत्यधिक हुआ और ग्रामीणों की तरफ कम ध्यान दिया गया और ग्रामीण की आंचलिकता और उसके अपने पैमाने को कम लोगों ने आंका और शहरों का क्रमिक विकास हुआ, लगातार विकास हुआ। तो उनकी रचनाओं में अंचल कच्चे और अनगढ़ रूप में आते हैं, इसलिए उनका ये अंचल एक तरफ सस्य श्यामल, दूसरी तरफ धूल भरा मैला भी है। आज़ादी मिलने के बाद में जब सारा विकास शहरों में केंद्रित होता जा रहा था तो ऐसे में रेणु ने अंचल की समस्याओं को अपने साहित्य में स्थान दिया। इनकी रचनाएं इस अवधारणा को भी पुष्ट करती है कि भाषा की सार्थकता बोली के साहचर्य में ही है। भाषा शैली, रेणु की जो भाषा भी विशेष रूप से अंचल से प्रभावित रही है, ग्रामीणी भाषा से प्रभावित रही है। इन्होंने आम बोलचाल की भाषा को अपनाया, मिश्रित शब्दावली का प्रयोग किया, गंभीर विषयों पर भाषा संस्कृतनिष्ठ एवं हो जाती है। भाषा में चित्रात्मकता बहुत मिलती है, भाव प्रवाह के अनुसार वाक्य छोटे हो जाते हैं और विशेषणों का सुंदर प्रयोग किया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लेखक का परिचय, जीवन परिचय से आप परिचित हो गए हैं। धन्यवाद।